नमस्कार दोस्तों, आई होप आपने हमारी सुबह की वीडियो देखी होगी। उस वीडियो को बनाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम दोनों साइड की वीडियो बनाएंगे, यानी कि एक एनडीए अलायंस अगर गवर्नमेंट में आती है, सरकार बनाती है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या अप्रोच होगा उनकी सरकार चलाने का, किस तरीके से वो क्या क्या मुद्दों पर वो काम करेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास इंडिया अलायंस का पूरा चार्ट है। इंडिया अलायंस अगर सरकार बनाती है, बिकॉज मैंने आपको सुबह ही बताया था कि जो रुझान चल रहे हैं वो बिल्कुल कांटे की टक्कर है और कोई भी गवर्नमेंट बना सकता है। जिसके पास लास्ट मोमेंट में मेजॉरिटी आएगी वो सरकार बन सकती है, जिसमें इंडिया अलायंस भी प्रमुखता से जो लड़ाई है वो लड़ रही है अपनी। तो अभी मैं आपको सारे डायनेमिक्स समझा दूंगा। तो ये वीडियो में हम इंडिया अलायंस के बारे में बात करने वाले हैं कि इंडिया अलायंस कैसे सरकार बना सकती है और राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और इसमें हम उस पर भी बात करेंगे कि उनके दो प्रमुख मुद्दे मैं निकाल करके इसलिए लाया हूं क्योंकि राहुल गांधी ने अपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो जो वादे किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना, और वो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज वाले वादे उन्होंने किए हैं, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। पहले हम समझेंगे कि किस तरीके से ये पूरे चुनाव में रणनीति बनेगी, किस तरीके से जो शिफ्ट है पूरे इलेक्शन का वो बीजेपी के से कांग्रेस की तरफ और कांग्रेस से बीजेपी की तरफ कैसे जा सकता है और इंडिया अलायंस कैसे सरकार बना सकती है। तो सबसे पहले देखो, यहां पर जितना भी डेटा मैंने दिया है ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से उठाया है, किसी भी न्यूज़ एजेंसी का डेटा नहीं है। तो यहां पर आपको जोड़ घटा करके खुद ही समझना पड़ेगा कि कहां पे कौन सरकार बना रहा है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलायंसेस का डेटा नहीं देता है, वो सिंपल पार्टीज का डेटा देता है, कौन सी पार्टी से कितने लोग लीड कर रहे हैं, कितनी सीट पर कौन जीता है। तो यहां पर हमें खुद उसको जोड़ घटाव करके समझना पड़ेगा, वो आपके लिए भी बेटर होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि कौन किस तरफ कभी पलट सकता है, वो आप हिस्ट्री देख करके समझ जाओगे। तो अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं हमारे यहां पर, वो 543 सीट्स पर हो रहे हैं लोकसभा चुनाव, और उसके साथ साथ पैरेलली असेंबली इलेक्शंस भी चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 175 सीट हैं, वहां पर असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं, और ओडिशा के अंदर में 147 सीट है, वहां पर भी असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा को यहां पर जोड़ने का पर्पसली मैंने इन दोनों स्टेट्स को यहां पर रखा है क्योंकि बाद में आपको इनकी इंपॉर्टेंस और इनकी डायनेमिक्स समझ में आएगी कि सरकार मिला जुला करके बनती कैसे है कोalition गवर्नमेंट। तो अब देखो, इस 543 सीट्स में आपको मेजॉरिटी के लिए अगर सरकार बनानी है तो 272 सीट्स यहां पर चाहिए। पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ना इंडिया अलायंस मतलब ना कांग्रेस की 272 सीट डायरेक्टली पहुंच रही है, मतलब अगर पूरी इंडिया अलायंस ही मिला दें तो भी वो 272 के नंबर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, और अगर सिर्फ एनडीए की बात करें तो वो 272 का नंबर तो क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अभी गेम है और बीजेपी अकेले 272 का नंबर क्रॉस नहीं कर पा रही है। कम से कम 30-35 सीट का मार्जिन रह रहा है बीजेपी के पास भी, तो उसको पूरा समझना पड़ेगा। अगर आप चार्ट में देखो तो बीजेपी के पास अभी 240 सीट्स हैं जिस पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। उसी के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास यहां पर 99 सीट्स हैं। हालांकि माना यह जा रहा है कि ये 105 तक ये नंबर जा सकता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसके बाद आती है जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, ये सबसे शॉकिंग रिजल्ट था इस पूरे लोकसभा इलेक्शन का। समाजवादी पार्टी ने 35 सीट्स पर बढ़त बनाई हुई है। समाजवादी पार्टी जिसका प्रमुखता जो गढ़ है वो उत्तर प्रदेश है। आगे हम उत्तर प्रदेश की भी बात समझेंगे, वहां पे इतना उलटफेर देखने को क्यों मिला है। तो वहां की पार्टी है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव उसके अभी मुखिया हैं फिलहाल, मुलायम सिंह यादव की पार्टी थी ये। 35 सीट्स हैं उनके पास। उसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, वो 30 सीट पर आगे है वेस्ट बंगाल में। और ये भी सबसे बड़ा उलटफेर, उत्तर प्रदेश और बंगाल दोनों ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक जो है वो ये दोनों स्टेट यहां पर लग गए हैं। उसके बाद DMK जो कि तमिलनाडु की पार्टी है, और उदयनिधि स्टालिन जिनके बेटे स्टालिन ने एंटी हिंदू कई सारे बयान दिए थे जो काफ़ी चर्चाओं में थे, एंटी हिंदू बयान दे करके, वो DMK पार्टी जो है तमिलनाडु के अंदर में 21 सीट उनके पास में है। ये सब जो है DMK पार्टी हो गई, तृणमूल कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब आप जो लाइन से देख रहे हो इन सब पार्टीज को, ये सब जो है इंडिया अलायंस के हिस्सा है। आगे मैं आपको कैलकुलेशन करके बता दूंगा कितनी टोटल सीट्स हैं इनकी। तो DMK हो गई। उसके बाद आती है TDP, और ये पार्टी जो है, जो मैंने आपको बोला कि आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंस आपको आगे समझ में आएगी। तो ये जो 175 सीट पे असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, वही TDP पार्टी यहां पर हम्पिंग मेजॉरिटी में है। और ये TDP पार्टी जो है वो चंद्रबाबू नायडू की है। चंद्रबाबू नायडू ने इस आंध्र प्रदेश में ऑलमोस्ट अपनी सरकार बना ली असेंबली इलेक्शंस के अंदर में, और वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। अब लोकसभा के भी चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा में भी TDP ने जबरदस्त परफॉर्म किया आंध्र प्रदेश में, और 16 सीट है चंद्रबाबू नायडू के पास में। चंद्रबाबू नायडू इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, वो अभी फिलहाल एनडीए अलायंस का हिस्सा है, और ये लास्ट मोमेंट पर वो एनडीए अलायंस ज्वाइन किए थे। उसके साथ में आते हैं जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी, जो कि बिहार में चुनाव लड़ रही है, मुख्यतः बिहार उनका गढ़ है, वहां पर उन्हें 14 सीट पर बढ़त हासिल है। और ये जो 14 सीट हैं,
अब ये जो जेडीयू पार्टी है ये भी एनडीए में, आपको पता होगा कि इंडिया अलायंस के साथ थे पहले नीतीश कुमार, उसके बाद इन्होंने इंडिया अलायंस का साथ छोड़ दिया। तेजस्वी यादव जो कि वहाँ पे डेप्यूटी सीएम बने हुए थे, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। सम्राट चौधरी वहाँ पर डेप्यूटी सीएम बने और उसके बाद ये एनडीए अलायंस में लास्ट मोमेंट पर लोकसभा चुनाव से पहले चले गए। तो अभी फिलहाल ये भी एनडीए अलायंस में है। तो ये 16 और 14 मतलब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों एनडीए अलायंस में आ गए थे लास्ट मोमेंट पर। और उसके बाद आपको ये उद्धव ठाकरे की पार्टी दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना उद्धव फैक्शन, वो एक्चुअल में 10 सीट की पे उनके पास बढ़त है। और ये सबसे बड़ा उलटफेर है जो इस पूरे चुनाव में कहा गया था कि जो लेगेसी थी बाला साहब ठाकरे की, वो लेगेसी अब खत्म हो जाएगी। उद्धव ठाकरे की वो पॉपुलैरिटी नहीं है, जो पूरा न्यूज़ चलाई गई थी, जो पूरा मीडिया ने दिखाया था आपको, तो वहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा था कि उद्धव ठाकरे कहीं दूर दूर तक इस पूरे चुनाव में नहीं है। लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो 10 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए और ये भी इंडिया अलायंस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर अदर्स हैं। अदर्स इस पूरे चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप आगे समझ पाओगे। अब देखो अदर्स में ना, अगर आप देखोगे इंडिया अलायंस को, तो इंडिया अलायंस जो है, मैंने आपको सारी पार्टी इसमें बता ही दी है ऑलमोस्ट। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस तो है ही, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, इसके साथ साथ डीएमके पार्टी है, आम आदमी पार्टी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देखो आम आदमी पार्टी का क्या है ना कि उन्होंने कई सारे स्टेट में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा है, वो इंडिया अलायंस के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ी। ऐसे तो इंडिया अलायंस के साथ हैं वो, लेकिन पंजाब में उनको ये था कि नुकसान हो सकता है अगर हम वो इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ें, क्योंकि भाई किस मुंह से चुनाव लड़ेंगे आप। पहले आपने कांग्रेस को ही हरा के वहाँ पे असेंबली में अपनी सरकार बनाई है, उसके बाद आप कांग्रेस के साथ मिल के लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तो कुछ मतलब नहीं हुआ। इसीलिए वो अलग चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का पंजाब में, और 3 सीटों पर उनको बढ़त है यहाँ पर आम आदमी पार्टी को। तो ये आम आदमी पार्टी अगर किसी को समर्थन देना होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये इंडिया अलायंस को समर्थन दे देंगे। तो आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर इनके साथ है। उसके बाद आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी यहाँ पर इनके साथ है, मतलब इंडिया अलायंस के साथ है। और उसके बाद आपको पता ही है कि जो शरद पवार की पार्टी एनसीपी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी, जिसके पास टोटल अभी 7 सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं शरद पवार की पार्टी के पास, वो भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। तो शरद पवार इज द बिगेस्ट गेम चेंजर ऑफ दिस इलेक्शन। मैं आपको आगे समझाऊंगा क्यों। तो वो भी अभी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। तो इंडिया अलायंस के साथ ये सारी पार्टीज हैं। जितनी ज़रूरी पार्टीज थी वो मैंने आपको बता दी, जो गेम चेंजर का काम कर सकते हैं वो भी आम आदमी पार्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, समाजवादी पार्टी भी उनके साथ है, मैंने बता ही चुका है। और आरजेडी मतलब आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी, उत्तर प्रदेश की पार्टी है ये भी, और लास्ट मोमेंट पर ये शिफ्ट हो गए थे एनडीए अलायंस में, तो यहाँ पर वो अब इसके साथ इंडिया अलायंस के साथ नहीं है। जम्मू कश्मीर की एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, हालांकि फारूक अब्दुल्ला के जो बेटे उमर अब्दुल्ला वो चुनाव हार रहे हैं। और पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी, जो कि पहले एनडीए के साथ थी, इस बार वो इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन महबूबा मुफ्ती खुद भी चुनाव हार रही हैं, दोनों सीटों पर वो चुनाव हार रही हैं। तो पीडीपी का भी 0 सीट है, अभी 0 सीट पे उनको बढ़त है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास यहाँ पर 2 सीटें हैं। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सब मिला करके इंडिया अलायंस जो बनता है, टोटली सीट इंडिया अलायंस के पास सबकी जोड़ दें तो 233 सीट्स हैं। इसमें हमने सबको जोड़ दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जोड़ दिया, इसमें हमने समाजवादी पार्टी को भी जोड़ दिया, जितनी पार्टी हैं आरएलडी को भी जोड़ दिया, सबकी मिला करके 233 सीट हो रही हैं। वहीं अगर एनडीए का अलायंस आप देखो तो एनडीए अलायंस में भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से, उसके साथ शिवसेना एकनाथ शिंदे वाला जो फैक्शन है, हालांकि ज़्यादा सीट उनके हाथ में है नहीं, वो इनके साथ है एनडीए अलायंस में बड़ी पार्टियों में। उसके बाद जो नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, एक शरद पवार की पार्टी, और फिर उनके जो भतीजे थे जिनका नाम अजीत पवार था, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी चर्चाओं में थे, उन्होंने लास्ट मोमेंट पर एनडीए का साथ दिया था। तो अजीत पवार जो है वो अभी एनडीए अलायंस में हैं। शरद पवार जिनके पास 7 सीट है, उनके खिलाफ अजीत पवार चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत जगह पर अपने कैंडिडेट्स उन्होंने उतारे हुए हैं। हालांकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म इस बार नहीं कर पाए हैं। वो जो है ये अजीत पवार वो एनडीए अलायंस के साथ में है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी जिसने अच्छा परफॉर्म किया एनडीए अलायंस में बीजेपी के अलावा, वहाँ पर आपको नाम लेना होगा चिराग पासवान की पार्टी का, जो कि पहले रामविलास पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनके बेटे चिराग पासवान, उनकी पार्टी ने जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बिहार में 5 सीटें उनको दी गई थी, 5 सीट पर वो बढ़त पे बनाए हुए हैं। तो वो एक अच्छा इसमें जुड़ा, एनडीए के अंदर में उन्होंने अच्छा जोड़ दिया है यहाँ पर। उसके बाद कई सारी और छोटी छोटी पार्टीज जो हैं वो एनडीए मिला करके हैं। टोटल एनडीए की सीट देखें तो यहाँ पर 293 हैं। एक बात याद रखिएगा, इसमें हम 293 में हम जेडीयू और ये चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी, उन दोनों को जोड़ करके 293 नंबर हम ले जा रहे हैं।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, उनको भी हमने जोड़कर ये 293 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। वो भी कभी भी लास्ट मोमेंट पर इधर उधर हो सकते हैं। ये दोनों बड़े दल हैं जो कि लास्ट मोमेंट पर इधर उधर हो सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ क्यों हो सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज़ कहाँ पे है, सबसे बड़ी, पहले आप थोड़ा स्टेट का रुझान समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या उलटफेर हुआ है। देखो, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आप देखो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उलटफेर हुआ है। माना ये जा रहा था कि बीजेपी यहाँ पर आराम से 60 से 65 सीट पे बढ़त बना लेगी, 60 से 65 सीट जीत के आएगी। हालांकि अभी जो दिख रहा है 35 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे है, 34 सीट पर, 34 सीट पर बीजेपी आगे है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे अच्छा यहाँ पर मुझे लगता है परफॉर्मेंस रहा है, 7 सीट पर आगे हैं। हालांकि जितने भी एग्जिट पोल में, जितने भी मीडिया पॉलिटिकल पंडित से सब कह रहे थे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 0 सीट मिलेगी, लेकिन अमेठी रायबरेली ने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों सीटें जो हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी हार रही हैं जो कि बीजेपी की कैंडिडेट हैं, और इंडियन और रायबरेली से राहुल गांधी को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मार्जिन है, कम से कम 2.5-3 लाख वोटों का मार्जिन से वो चुनाव जीतेंगे। और शायद पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जो चुनाव जीतेगा वो राहुल गांधी ही होंगे रायबरेली सीट से। तो वो दोनों सीटें जो है सेफ सीट मानी जाती हैं कांग्रेस की, उस पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। टोटल 7 सीट है उनके पास। अगर आप देखो, दूसरा सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है वो बिहार के अंदर में हुआ है। जेडीयू, जितने भी पॉलिटिकल पंडित से वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार का लास्ट चुनाव होगा ये, और पूरे जेडीयू पार्टी का जो अस्तित्व है वो इस चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने के लायक हो जाएगी बिहार के अंदर में, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो। एकदम उन पॉलिटिकल पंडित्स का जो अपना व्यू था, एक्सपर्ट व्यू था, वो पूरी तरीके से गलत हुआ है। जेडीयू ने यहाँ पर 14 सीटें निकाली हैं जिन पर वो आगे चल रही है, बीजेपी 12। और सबसे खराब परफॉर्मेंस, सबसे पुअर परफॉर्मेंस यहाँ पर तेजस्वी यादव यानी कि लालू यादव की पार्टी का रहा है। आरजेडी का सिर्फ 4 सीट है, और आरजेडी ने कुछ खास इस इलेक्शन में, मतलब ऑन कैमरा, ऑन मीडिया, ऑन सोशल मीडिया तो काफ़ी एक्टिव दिख रहे थे, लेकिन ग्राउंड पर उनको वोट कहीं नहीं मिले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर हरियाणा की, हरियाणा वो स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा उलटफेर देखा गया। अब मैं बताता हूँ आपको ये उलटफेर हुआ क्यों है। हरियाणा की आप बात करिए, आप बात करिए उत्तर प्रदेश की, आप बात करिए पंजाब की, आप बात करिए राजस्थान की। ये 4 स्टेट ऐसे थे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, जहाँ पर 2 स्कीम्स की मैंने बात की थी। एनडीए गवर्नमेंट ने 2 स्कीम्स जो लाई, उसके प्रति काफ़ी प्रतिरोध था लोगों का, काफ़ी आक्रोश था लोगों में। एक तो था अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना जो है वो डिफेंस की स्कीम थी। ऑब्वियसली जो बेल्ट है जहाँ से बहुतायत में लोग जाते हैं डिफेंस सेक्टर्स में, दैट बेल्ट इज़ उत्तर प्रदेश, कुछ हिस्से, कुछ हरियाणा के पार्ट, पंजाब और उसके साथ साथ राजस्थान। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पर इसका सबसे बड़ा डेंट अग्निवीर योजना का देखा गया, और वो हरियाणा के रिजल्ट में दिख रहा है, जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 सीट पर आगे है, बीजेपी भी 5 सीट पर आगे। हालांकि ये हरियाणा को कहा जा रहा था कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, ये बीजेपी का गढ़ है, कम से कम यहाँ पर बीजेपी जो है वो 9-10 सीट पर चुनाव जीतेगी। हालांकि एकदम उसके उलट यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। तो हरियाणा, पंजाब में भी सेम हाल है, बीजेपी को 0 सीट पर बढ़त है। वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया, 3 सीट पर आगे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑलमोस्ट 7 सीट पर आगे है, और बाकी अदर्स हैं। अमृतपाल सिंह जो कि जेल में आसाम में बंद है, वो भी चुनाव में अदर्स, मतलब इंडिपेंडेंट, एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो चुनाव लड़ रहे थे, और वो भी वहाँ पर मार्जिन बनाए हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर देखी जा रही है पंजाब में। तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से पुअर परफॉर्मेंस है बीजेपी का, बिकॉज ऑफ द 2 थिंग्स, एक फार्मर प्रोटेस्ट और दूसरा था अग्निवीर योजना। इन दोनों का जो डेंट सबसे ज़्यादा लगा है बीजेपी को, इन दोनों योजनाओं का, वो एक्चुअल में इन 4 स्टेट में लगा है। और अगर सरकार इधर उधर हुई तो इन 2 योजनाओं का सबसे बड़ा उसमें योगदान होगा। उसके बाद अब हम देखते हैं ये चुनाव बदल कैसे सकता है। बदलने का देखो सबसे बड़ा कारण क्या है इन चुनाव का, वो होंगे गेम चेंजर होंगे शरद पवार जी, जो कि एनसीपी पार्टी, जो मैंने कहा जिनके पास अपनी 7 सीटें हैं, वो सबसे बड़ा गेम चेंजर करेंगे। देखो, ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट हुआ करते थे एक टाइम पर, और सोनिया गांधी से नाराज होकर के अपनी अलग पार्टी इन्होंने बना ली थी। एक समय पर ये कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे, हालांकि फिर से ये कांग्रेस में आकर के मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। और ये क्योंकि बहुत पुराने पॉलिटिकल पंडित हैं, एक तरीके से इनको कहा जाता है कि इनकी वो छवि है पार्टी के अंदर में कि वो कभी भी तोड़ मरोड़ के सरकार बनाना ये जानते हैं। जैसे कि छवि अमित शाह की है भारतीय जनता पार्टी में। अमित शाह जी इधर से उधर जो एमएलएस को इधर करना उधर करना, जोड़ तोड़ के सरकार बनाना, उसमें माहिर हैं। उसी तरीके से शरद पवार जो हैं वो काम कर रहे हैं इस समय इंडिया अलायंस के अंदर में। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम है, उनको हम जानते हैं कि वो लास्ट मोमेंट पर कुछ नेताओं को इधर उधर करते हैं और सरकार जोड़ तोड़ के बनाने के लिए माने जाते हैं, वैसे ही इंडिया अलायंस में शरद पवार हैं। अब शरद पवार जो हैं वो इन दोनों लोगों के टच में हैं। इन दोनों लोगों के किसके, मतलब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश,
टीडीपी और बिहार में जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार। अब ये दोनों लोग ना लास्ट मोमेंट पर इन्होंने एनडीए अलायंस ज्वाइन किया था, क्योंकि इनकी कुछ डीलिंग सेट नहीं हो पाई थी इंडिया अलायंस से। इंडिया अलायंस में ऑब्वियसली नीतीश कुमार की डिमांड थी कि भाई हमको कम से कम डेप्यूटी पीएम का पोस्ट चाहिए अगर हमारी सरकार बनती है, तो उसके लिए तैयार नहीं हुए थे ऑब्वियसली, तो इसलिए नीतीश कुमार को वहां पर नहीं लिया गया था। अब नीतीश कुमार की पोजीशन इतनी इस पूरे चुनाव में स्ट्रांग हो चुकी है कि इनको लेना शायद मजबूरी बन जाए। क्यों मजबूरी बनेगी आप समझना। अगर आप देखो अकेले बीजेपी की सीट इस पूरे चुनाव के अंदर में, तो बीजेपी के पास 240 सीट पर बढ़त है, और पूरे कांग्रेस मतलब इंडिया अलायंस की हम मिलाएं तो 233 सीट है उनके पास। एकदम नेक टू नेक का पूरा फाइट है यहाँ पर, और यही खूबसूरती भी है लोकतंत्र की। तो अगर बीजेपी को सरकार बनानी है, एनडीए अलायंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एनडीए अलायंस 272 पार है, टोटल हमें सीट चाहिए 272 यहाँ पर। अब आप कैलकुलेशन समझिएगा कि बीजेपी को अगर पावर में आना है दोबारा से, मोस्ट इंपॉर्टेंटली नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, तो 272 का नंबर आगे जाना चाहिए। और वहाँ पर अभी जो हम ये दोनों सीटें देख रहे हैं 16 और 14, मतलब ये 30 सीट जो है अगर यहाँ पर ऐड होती हैं तो ये सीधा सीधा नंबर जो है ये आपका 270 पहुँच जाता है। 270 पहुंच रहा है, बाकी और भी छोटी छोटी पार्टीज हैं, मिला करके बहुत इजीली सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर बन जाएगी, मतलब कि एनडीए अलायंस की सरकार यहाँ पर बन जाएगी, नरेंद्र मोदी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन अगर शरद पवार ने इन दोनों लोगों को तोड़ करके यहाँ पर मिला दिया और ये 30 नंबर यहाँ जुड़ गया, तो आप समझिए कि 263 जब ये पहुँच जाएंगे ये नंबर, तो उसके बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यानी कि आप देखो आम आदमी पार्टी पंजाब में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है, 3 सीट उनके पास है। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के जो नेता हैं 1 सीट उनके पास है, 4 ये हो गई। तो ऐसे मिला जुला करके वो सरकार यहाँ पर बनाने की स्थिति में आ जाएंगे, और तब इंडिया जो कांग्रेस है, मतलब कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी जो कि पीएम कैंडिडेट हैं, इंडिया अलायंस जो है वो अपनी सरकार पूरी तरीके से बना सकती है। तो शरद पवार, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर बहुत कुछ इस पूरे इलेक्शन में डिपेंड करता है। रिजल्ट्स 5-6 बजे तक सामने हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगी पिक्चर, आपको भी समझ में आ जाएगा कौन किसके साथ जा रहा है। लेकिन अभी पूरा इलेक्शन शरद पवार, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर डिपेंड करता है कि देश में सरकार किसकी बनेगी। हालांकि बताया जा रहा है लगातार शरद पवार इन दोनों लोगों से चर्चा में है, बातचीत में है। नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रबाबू नायडू को खुद फोन किया, उनसे डिस्कस किया है। लेट्स सी क्या होता है। ये पूरा गेम अब बार्गेनिंग पर चलेगा, और इन दोनों की यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी इस वजह से, क्योंकि इनके जो मार्जिन है, इनका जो सीट है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब एट द एंड, वीडियो को एंड करने से पहले इंडिया अलायंस के 2 मुद्दों को मैं आपकी नज़र में लाना चाहता हूं, और मुझे लगता है उसकी वजह से काफ़ी बड़ा जो ये इतना बड़ा वोट मिला है इंडिया अलायंस को, वो उन 2 मुद्दों की वजह से निश्चित रूप से बना है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो रिजर्वेशन के ऊपर 50% का कैप है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आप देखो रिजर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम उसको बाईपास कर लेंगे, वो हम देख लेंगे कैसे करना है, लेकिन हम उसको बाईपास कर देंगे। और दूसरा सबसे बड़ा वादा उन्होंने किया था कि आर्टिकल 370 को जो अमेंड किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, और इसी के बेसिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और पीडीपी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन भी किया था इसी बेसिस पर कि 370 को हम वापस से लेकर के आएंगे और उसमें जो अमेंडमेंट हुआ उसको वापस ले लेंगे। तो जो सैंक्टिटी है आर्टिकल 370 की टेम्पररी प्रोविजन की, वो दोबारा से आ जाएगी। तो जो पहले जैसे हालात थे जम्मू कश्मीर के अंदर में, वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। तो वो उन्होंने प्रॉमिस किया। दोनों प्रॉमिस किस तरीके, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये प्रॉमिस फुलफिल होते नहीं दिख रहे हैं, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे वो इन दोनों प्रॉमिसेस को पूरा करेंगे। लेट्स सी। अब इलेक्शन रिजल्ट कुछ ही टाइम में आपके सामने होंगे। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।